बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है लॉन्ग मार्च का फसाद, लॉन्ग मार्च का ड्रामा। यही आपके साथ शेयर करना है और साथ बताना है ये गेम प्लान है क्या, ये क्या सूरत हाल है, क्या ख़तरनाक प्लान है इमरान ख़ान का और उसके कोच का। मामलात इतने आसान नहीं हैं, सादा नहीं हैं, मामलात इंतहाई पेचीदा हैं। ये मैं आपको बता दूं। असल फड्डा क्या है वो हामिद मीर साहब ने कालम भी लिखा। असल फड्डा यही आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है। साथ ये भी बताना है आपको कि प्लान क्या है, असल में क्या क्या इनका मंसूबा क्या है। वो मंसूबा बड़ा ख़तरनाक है। और साथ ये भी बताना है आपको कि ये $1 मिलियन का जाली नोट किसने दिया था। ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, ये मैं किन की ज़बानी बता रहा हूँ, अल्लाह बख्शे अरशद शरीफ साहब की ज़बानी। ठीक है, ये ज़रा सुनिए। आजकल यूथियों को देखिए ना, उन्होंने तमाम यूथियों ने जनाब वो डीपी लगाई है और अरशद शरीफ साहब की फ़ोटो लगाई है। अरशद शरीफ साहब ही थे अल्लाह बख्शे जिन्होंने हमें बताया कि जनाब इमरान ख़ान ने किस तरीके से यहूदियों से फंडिंग ली, इंडियन से फंडिंग ली, इसराइल से फंडिंग ली। सबसे पहले बताया था, वो वीडियो तो आपको पता है। ये बड़ी यूनिक वीडियो है कि $1 मिलियन का नोट, जाली नोट किसने किसको दिया। अब ये मसला ये है कि ये वाली बातें यूथियों को अच्छी नहीं लगेंगी। ज़रा आप सुन तो लें, ये अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं। और यूथियों जिनको आज आप हीरो कह रहे हो, आपका हक बनता है आप हीरो कहें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अरशद शरीफ साहब बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट थे, तो फिर उनकी ये बात भी ठीक होगी, फिर ये वाली इन्वेस्टिगेशन भी ठीक होगी, फिर ये जो सबूत वो दे रहे हैं वो ये भी ठीक होगा। लो जी, सुनिए, सर धुनिए और यूथिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यूथिए फिर वो कल्टी मार के नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैंने एक और भी बहुत ही अहम बात बतानी है साथ, कि ये इमरान ख़ान क्यों गए थे शौकत खानम। हर दफ़ा वो शौकत खानम में क्यों भाग जाते हैं यार। कोई ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसमें बड़ी बातें सामने आई हैं। मैं आपको मैंने बतानी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आप यकीन कीजिए, इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट है, खुदावंद करीम आपको इसकी जज़ा देगा। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सर्दियों की गर्म कपड़े, बिस्तर, ये सारी चीज़ें हमने देनी है और जल्दी करना है। उन लोगों पे बहुत मुश्किल है। आपने पहले भी मदद फरमाई है, खुदावंद करीम आपको बहुत दे। मैं अपने से पहले, अपने चैनल से पहले, आप यकीन करें कि पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए झोलियाँ उठा उठा के उनसे दुआएं मंगवाता हूँ। और कोई नहीं है, उन लोगों के पास क्या है। लेकिन आप मरीख पे भी पहुँच जाए ना, एक चीज़ की ज़रूरत आपको रहती है। आपके पास बेपनाह दौलत हो, वसाइल हो, सब कुछ हो, और वो चीज़ है दुआ। दुआ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी अनमोल चीज़ है, उसकी आपको ज़रूरत रहती है। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा ना, मैं अब वो क्या तंग करने लग गई हूँ कि ये चीज़ें कि यार ये इस तरीके से बात। मैं मेडिकल कैंप लगाए चंद रोज़ पहले, मैं उधर ही डी खान गया था, तो मैं वहाँ से गुज़र रहा था। वो डॉक्टर्स को कुछ दवाइयों के बारे में बता के और ये सारा कुछ कि जी कुछ कम तो नहीं पड़ रही, कुछ अगर है तो कोई इस तरह से कर लें, ये वो उनको इंस्ट्रक्शन दे के बाहर जब मैं गुज़रा तो वो ख़वातीन की लंबी लाइन लगी हुई थी। आप यकीन कीजिए, हमारी चूँकि सराय की ज़बान है, डेरा इस्माइल ख़ान में एक खातून ने, एक बूढ़ी खातून ने, मैं गुज़र रहा था, मुझे पता नहीं चला, मेरा यूँ पीठ थपथपाई और दुआया एक जुमला बोला, 2 दफ़ा बोला। और उन्होंने मुझे पीठ थपथपा के कहा कि कंड न लगी, कंड न लगी। मकसद कहने का ये है कि आपकी किसी मैदान में पीठ न लगे। यकीन करें यार, मैं चौड़ा हो गया, मैं इतना फ़ख्र से मेरा सर बुलंद हो गया ना ये दुआ सुन के। और मैंने स्पेशली कहा कि आप मेरे लिए ना खाला, मासी, दोबारा आप यही दुआ करें। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको फिर कह रही हूँ, कंड न लगी, यानी किसी मैदान में आपको शिकस्त ना हो। अल्लाह जानता है। मैंने कहा कि आप झोलियां उठा के लिए उन लोगों के लिए दुआएं करें जो जिन ये हम तो वसीला बन रहे हैं, मेरा चैनल भी वसीला बन रहा है। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे पता करें किस तरीके से आप कार खैर में शिरकत कर सकते हैं। आए जनाब, अरशद शरीफ साहब की ये यूनिक वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ, ये लें। जिसकी वजह से हमें मजीद तफ्तीश करनी पड़ी और उन
नज़ीर हजारवी का हमने पता लगाया, जिनको सन 2001 में आजम खान ने $1 मिलियन का नोट पेश किया था। मेरी मौलवी नज़ीर हजारवी से क्या गुफ्तगू हुई, आइए आपको सुनाते हैं। मौलाना नज़ीर का बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ। हम लोग एक चीज मालूम करना चाह रहे थे। 2001 जुलाई का आपको एक नोट दिया था $1 मिलियन का। अच्छा जी, वो किन साहब ने दिया था? वो आजम खान ने दिया था। ये आजम खान साहब कौन है? वो सेनेटर आजम सवाती साहब। मेरा ख्याल जब आपको ये नोट दिया गया था, ये इमदाद के लिए दिया गया था। उसके हम चंदा जमा कर रहे थे ना जब फ्लड आई था, सैलाब। अच्छा, तो उसमें काफी लोग मर गए थे, तो उस हवाले से हम माशाल्लाह चंदे जमा कर रहे थे। तो जब ये $1 मिलियन का आप लोगों को नोट दिया गया, उस वक्त आप लोगों के तासुरात क्या थे, क्या जज्बात थे? चलो ये हम रात को बैंक गए थे, वहाँ तकरीबन 1:30 बजे तक हमारे पास पुलिस भी थी कि भाई काफी रकम थी वो। तो हम तो उसे मुमकिन है कि ये ठीक हो, लेकिन हफ्ते के बाद उसने खुद फोन किया, मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये फ्लैशकार्ड था। ये क्यों उन्होंने ऐसा किया आपके साथ? जाली था, ये असली नहीं था। ये जाली नोट क्यों किया उन्होंने? मजाक किया आप लोगों के साथ? समझ नहीं आ रही। इस पे कोई पर्चा वगैरह करवाया था किसी ने? नहीं, वो दब गए थे ना वहाँ DSP साहब, SHO, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इंतजामिया खुद तो खामोश हो गई। और जब वो खामोश हो गई तो हम भी चुप हो गए। मैं चलो कि तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने आपसे नहीं पूछा कि ये नोट आपको किसने दिया? ये हैं जनाब आज़म सवाती साहब की असलियत। आपने अब चेक तो कर लिया। ये हैं कि जो अल्लाह के नाम पे भी जो नोट दिया उन्होंने, अब मुझे तो नहीं पता कि $1 मिलियन का नोट होता भी है या नहीं होता, बहरहाल उन्होंने उनको दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरशद शरीफ साहब कह रहे हैं, अल्लाह बख्शे अरशद शरीफ साहब, वही जिनको यूथी आज अपना सबसे बड़ा हीरो समझते हैं, वही अरशद शरीफ कह रहे हैं कि जनाब ये आपने खुद सुन लिया, मैंने आपको दिखाया भी सही, सुनाया भी सही कि आज़म सवाती ने जो अल्लाह के नाम पर जो सैलाब मुतासरीन के लिए या गरीबों के लिए नोट दिया, वो भी जाली दिया और वो भी बोगस नोट दिया और वो भी मजाक। जो गरीबों की गुर्बत के साथ ये मजाक कर सकता है बदबख्त, वो कितना झूठ बोलता होगा। उसने लूटा लोगों को वहाँ से, नए नए इमिग्रेंट्स को अमेरिका से, कि जी मैं आपके इसी वजह से उसका अमेरिका में दाखिला बंद है। तो अब आज आज़म सवाती साहब को यूथी हीरो बना के पेश कर रहे हैं, उसने बड़ा सच बोला होगा। ये मैं आपको, असल मसला ये है कि जो यूथी है ना, वो यूथी, उनकी अकल तो है कोई नहीं, उनका अपर चैम्बर तो वैसे फारिग है, उनको जो भी कहें। अब मैं आपको पहले ये, मैं बड़ी खबर पर आने से पहले भाई मैंने आपको ये बताना है कि खान साहब क्यों गए शौकत खानम। अब नया फड्डा खड़ा हो गया जनाब। शौकत खानम जब, अच्छा हर दफ़ा ही जाते हैं वो शौकत खानम, वो तकरीबन कोई भक्कर के आसपास के कहीं गिरे थे ना, जब वो पहले 2013 के इलेक्शन से पहले, ठीक है ना, वो वहाँ गिरे थे। तो फिर उसके बाद तब भी वो शौकत खानम भाग गए थे, ठीक है। यहाँ भी अब वो जब ये वाक़या हुआ तब भी वो शौकत खानम गए, ठीक। ऐसा क्यों है? खान साहब क्यों जाते हैं? खान साहब गए, अब कल से ये ज़राए बता रहे हैं और बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए बता रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी ये शोर है कि जी खान साहब के वहाँ पर ब्लड टेस्ट लिए गए। जाहिर है कोई जब भी कोई जाता है, कोई ज़ख्मी जाए, कोई वैसे किसी मसले में जाए, किसी में कोई भी हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल का रूल है वहाँ पे सबसे पहले खून के नमूने लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट। अब जैसे ही ब्लड टेस्ट लिए गए तो उस ब्लड टेस्ट में कोई काबिल एतराज़ चीज़ें सामने आईं। समझ आ गई आपको? आप समझ तो रहे होंगे, कोई मंशियात, कोई इस तरह की चीज़ें ये फिर सामने आई, ठीक है। अच्छा, हमारे दोस्त मोहसिन बेग साहब, उन्होंने भी कहा कि उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो मुतालबा करता हूँ कि आइंदा जो भी बंदा बने वज़ीर आज़म, उसका पहले डोप टेस्ट होना चाहिए। और ये मुतालबे को मैं एंडोर्स करता हूँ, मैं बिल्कुल इसकी तायीद करता हूँ। मैं कहता हूँ कौम भी तायीद करती होगी इसकी, उसका डोप टेस्ट होना चाहिए। भाई कौम को पता तो चले, उसकी बिल्कुल बात ठीक है
कि कौम को पता तो चले कि हमारा वज़ीर आज़म कौन सा भंगी, चरसी, कोकेनी, हीरोइनी कौन बन रहा है। सीधी सी बात है ना। अब आए नमूने और उन नमूनों में मंशियात का वो आ गया, ठीक है। अब उसको जनाब उसको कौन कर रहा है? शौकत खानम में भी सिर्फ एक ही डॉक्टर है, फैसल सुल्तान, ठीक है ना। वो जिसको जो सारा कुछ जो है ना वो संभाल रहा। फैसल सुल्तान ना तो कोई आर्थोपेडिक हैं, ना कोई सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, वो इन्फेक्शस डिजीज़ के हैं। ये इन्फेक्शन नहीं हो जाती, यानी कोई फेफड़ों की इन्फेक्शन हो जाए, कोई और इन्फेक्शन हो जाए, ठीक हो गया ना। वो इन्फेक्शस, आप मुझे ये बताएं कि इन्फेक्शस डिजीज़ के डॉक्टर की टांग में लगी गोली से मतलब क्या है? वो तो कोई सर्जन हो जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट हो, वो तो कोई आर्थोपेडिक हो जो कि हड्डी इसका जोड़ का स्पेशलिस्ट हो, जब वो ऑपरेशन करे इस तरह की कोई गोली निकाले या कोई ज़रात निकाले या कोई इस तरह से, तो वो टेस्ट जो है ना वो भी शौकत खानम से फैसल सुल्तान साहब मुबैना तौर पे साथ ले गए। इस दौरान जनाब फुर्ती दिखाई यास्मीन राशिद साहबा ने, वो जिना हॉस्पिटल के स्टाफ को ले गई। उन्होंने खून लेना चाहा तो वो फिर जो है ना उनको इजाज़त नहीं थी कि नहीं जी आप खून नहीं ले सकते। खून को और हॉस्पिटल नहीं ले सकता, क्योंकि खून का जब टेस्ट होता है खान साहब का तो फिर बीच में फड्डे आते हैं। आप समझ आ गए ना आपको ना। अब ये मसला ये है, इतना गंभीर हो चुका है कि अब मेडिको लीगल रिपोर्ट जब तक किसी सरकारी अस्पताल की नहीं आती तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसकी एफआईआर हो, क्योंकि एफआईआर तो मेडिको लीगल रिपोर्ट पे होती है। जब ये बड़े डाकू ने पायोडीन लगा के अपना बाजू तोड़ा था, उस वक्त उनको कहा गया था कि आप अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं। उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाए नहीं है, उनको वैसे बाजू दूसरे घंटे ठीक हो गया, ठीक है ना। और ये इस तरीके से अब बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कंटेनर से को खून की थैलियां भी मिली हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो फैसल जावेद को जो अभी तक गायब है, शर्मिंदगी से अब वो सामने भी नहीं आ रहा, भाई मुझे यहाँ से छू के गोली निकल गई है, यहाँ से तो खून का कतरा नहीं है, हमने देखा उसके सारे के सारे कपड़े खैर से खून से लथड़ पथड़ हो गए हैं। ये वो फ्राडी हैं। अब खान साहब को हर दफा शौकत खानम जाना है। शौकत खानम में भी एक ही डॉक्टर है, फैसल, डॉक्टर फैसल, जिसने सब कुछ संभालना है, क्योंकि वही उनका ना सारा वो जिस तरह से कहते हैं ना हम राज, ठीक हो गया ना, हम रकाब हम राज, आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक हो गया ना। और जिस तरीके से भी तो वो जनाब खैर से डॉक्टर फैसल ही कर रहे हैं, बाकी डॉक्टरों को साथ ही नहीं लगने देना। उसके रिजल्ट भी वो साथ ले गए हैं। जिना हॉस्पिटल वालों को खून के नमूनों की इजाज़त ही नहीं थी, उल्टा जिना हॉस्पिटल का सुना एक रजिस्टर यास्मीन राशिद साहब अपने साथ लेके टुर गई हैं, ठीक। तो ये मामलात हैं भाई, ये सूरत हाल है। अब उसके बाद प्लान क्या है, ये तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लान क्या है। असल में भाई प्लान ये है, हमारे दोस्त हैं मुमताज़ भट्टी साहब, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मैं पिछले दिनों उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसी सिलसिले में कोई मीटिंग थी, तो हम भी वहाँ थे, तो भट्टी साहब भी थे। मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से भी बहुत मुतासर हुआ, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। तो मैं इसमें उससे पहले इतना उनसे तारुफ नहीं था। उन्होंने एक बात की है और बिल्कुल मैंने उसको बाकी भी ज़राए से, और ये मैं आपको मुतादिद वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जब अल्टीमेट लेटर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को बता दिया गया है इमरान खान की तरफ से और इमरान खान के कोच की तरफ से कि आपने इसको प्रोलॉन्ग करना है, आपने इस पर दस्तखत नहीं करने, आपने इसको रोकना है। अच्छा, अब प्लान ये है कि जनाब वो बताते हैं मुमताज़ भट्टी साहब के प्लान। अब मसला ये है ना कि अगर वो यहीं पे बैठ के रोकेंगे तो उन पे प्रेशर भी आएगा। जाहिर है आप नए आर्मी चीफ का लेटर रोक के बैठे हों तो इतना आसान तो होता नहीं है। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। मुमताज़ भट्टी साहब ने कहा है कि प्लान ये है कि इमरान खान ने कहा है, ज़ाहिर है, और उनके कोच ने भी तो कहा है कि प्रेसिडेंट को कि आप कुछ अरसे के बाद यानी 20 नवंबर के बाद आप बाहर चले जाओ, ठीक है, आउट ऑफ पाकिस्तान, अब्राड चले जाओ। अच्छा, अब्राड के लिए फिर वो विज़िट भी प्लान करना पड़ता है जिसमें फॉरेन ऑफिस भी आता है। बाकी इतना आसान तो नहीं है, हो सकता है किसी निजी विज़िट पे वो चल पड़े,
हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कहीं चल पड़े, कोई पता तो नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये एक बात है ताकि मुझ पे वो प्रेशर ना आए, पाकिस्तान के अंदर तो हो तो उन पे प्रेशर आएगा, हो सकता है वो निजी विजिट पे कहीं निकल जाएं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तो वो ECL पे तो उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं कहता हूँ कि रोकना चाहिए, उनको कहें जी बाद में आप अल्लाह करे 2 महीने के लिए जाएँ, ठीक है ना, आप वैसे सैर सपाटा करें, आपने किया ही इधर सैर सपाटा है और तो किया ही कुछ नहीं है, पहले इस पर साइन करके जाएं। ये वाला मैं आपको बड़ी काम की बातें बताता हूँ, अगर ये कोई चाह रहा हो ना, मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ। मुझे बहुत ही बाखबर ज़रिए ने बताया कि जब ये असद कैसर साहब को आखिरी बार बुलाया गया और इमरान खान ने कहा कि आप डट जाओ, तो असद कैसर साहब ने कहा कि जी देखिए आप मुझ पे वो बोझ डालें जो मैं बोझ बर्दाश्त कर सकूं, ये मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं इस तरह का नहीं डट सकता, ये आप बस जो होना था वो हो गया है, अब मैं फर्दर प्रेशर जो है ना मैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। उन्होंने कहा नहीं आपको डटना पड़ेगा, आप ये असम्बली वाली जो 8 और 9 अप्रैल वाली बात, तो उसके पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है और आप ये करो, अगर नहीं करोगे तो फिर आप पे आर्टिकल 6 लग जाएगा और आपको सीधी सीधी फांसी हो जाएगी। असद कैसर को जब ये पता चला, असद कैसर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए। मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज ने बताया कि असद कैसर साहब का पेट खराब हो गया, ठीक है, मतलब उनको लूज मोशन लग गए और इन लूज मोशंस की वजह से कोई 3-4, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं शुरली छोड़ने के लिए, आपको मेरे मिजाज का पता है, मैं इस तरह की बात कभी भी नहीं करता, मैं शुरली छोड़ने के लिए या मैं इस तरह की ड्रामाबाजी करने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए बातें नहीं करता। लेकिन बिल्कुल मुझे अच्छा जो बंदा बता रहा था वो भी कोई शुरली छोड़ने वाला या मजाहिया होता है ना, हमें बहुत सारे लोग खबर देते हैं, हमें पता चल जाता है फलां बंदे का मिजाज क्या है, वो किस तरह की खबर दे रहा है, वो बड़ी संजीदा खबरें, मुझे आज तक जितनी भी खबरें दी हैं बहुत ही संजीदा, बहुत ही ऑथेंटिक। उन्होंने कहा मैं सिर्फ चस्का लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं कि असद कैसर साहब को इतने लूज मोशन लगे कि वो 2-3 दफ़ा उनको शलवार बदलनी पड़ी। ये जस्ट इमेज है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब वो अलवी साहब को भी वो इमोशन लगेंगे या वो कहीं निकल जाएंगे या वो क्या सूरत हाल होगी उनका ना। अब प्लान क्या है मैं बताता हूँ, प्लान बहुत ख़तरनाक है भाई। इमरान खान साहब का कोच जो अब एजाज सैयद साहब बता रहे थे कि इमरान खान कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं और कुछ लोगों को मुतनाज़ा बनाने के लिए, ये आप ज़रा सुनिएगा, मैं आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की न्यूज़ दे रहा हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स वही हैं कि वो मुतनाज़ा बनाएंगे। मैंने मालूमात की इमरान खान नहीं बना रहे डॉक्यूमेंट, इमरान खान को बने बनाए डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स किसने बनाए, वो मुबैना तौर पे इमरान खान के कोच ने बनाए। आपको पता है कि इमरान खान का कोच किस जगह पे अहम तरीन पोस्ट पे था, ठीक, उस पोस्ट पे बैठ के उन्होंने और कोई काम नहीं किया, उन्होंने यही काम मुबैना तौर पे यही पुठे काम किए हैं कि तमाम जितने उनको मालूम था ना, वो प्लानिंग तो वो बहुत पहले की कर रहे थे ना अपने आर्मी चीफ बनने की, ठीक है ना। उन्होंने इधर उधर सिर्फ अपने आर्मी चीफ बनने की प्लानिंग नहीं की बल्कि इधर उधर वालों को दागदार करने की भी कोशिश की और एक की फाइल दूसरे की फाइल, अब आप समझ गए होंगे ना। तो लाइन में जितने भी लगे हैं ना उन्होंने सब की फाइलें बनाई हैं, ठीक, समझ, ये मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो जाहिर है कोई बंदा भाई, कुछ तो मकाफात अमल होता है, सारे सियासतदानों की फाइलें बनाते थे, आजकल एक दूसरे की बनाने लग गए हैं, होता है ना, ठीक है ना, समझ आ गए ना। आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बस इशारों के नायों को समझ जाया करें। उससे आगे उससे ऑनवर्ड बहुत सारों की फाइलें बना के जनाब उनको मुतनाज़ा कैसे करना है, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इमरान खान साहब को वो दे रहे हैं उनके कोच, ठीक है ना। ये बहुत ही ख़तरनाक प्लान है। और जो आज हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा तो उन्होंने कहा सारा फड्डा ही आर्मी चीफ का है, कोई माने या ना माने सारा फड्डा है ही आर्मी चीफ के लगाने का। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो आपको एक अरसा दराज से कह रहा हूँ कि सारा फड्डा ही आर्मी चीफ का है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, मैंने भी खोज लगाने की कोशिश की कि यार उनको अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। आप तो अनाउंस करो ना, सदर रोकेगा तो बाद में देखा जाएगा ना, उस अनाउंसमेंट में भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी ना।
अब मसला ये है कि हामिद मीर साहब ने भी लिखा कि भाई वो अयूब खान से लेकर आनवर्ड आप चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने भी 7वें 8वें नंबर से ज़ियाउल हक को उठाया था और जनरल ज़ियाउल हक को, और उसके बाद आ जाएं आप मुशर्रफ साहब को भी कोई दूसरे तीसरे नंबर से उठाया गया था, जनरल बाजवा साहब को भी चौथे नंबर से, और फलां फलां, और सब किसी ने उनके साथ क्या क्या किया, वो सारा कुछ एक वो है इत्तफाक से। अब आप इसको हुस्न इत्तफाक कह सकते हैं, कोई बंदे हो सकता है उनको हुस्न इत्तमाम कहे, लेकिन हुस्न इत्तफाक कह सकते हैं। अब की बार जो नवाज शरीफ जिसको लगाना चाह रहा है वो वैसे ही टॉप मोस्ट पे है, समझ आ गई आपको, ठीक हो गया ना। लेकिन मसला ये है कि उसके बावजूद भी उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी, ठीक। अब समझ तो गए होंगे, उसको प्रोटोकॉल मिलना शुरू हुआ। मैंने कहा एक ब्रादर मुल्क ने एक इशाइया दिया, उस इशाइये में भी उनको प्रोटोकॉल मिला 4 स्टार जनरल का, कुछ फाइनल भी हो जाएंगे नाम आज कल में। तो वो मसला ये है कि वो जो ये रोज़ लॉन्ग मार्च की तारीख बदली जा रही है, जनाब हम 14 दिन बाद पिंडी पहुंचेंगे, तो 15 दिन बाद पहुंचेंगे, तो 10 दिन, वो एक प्री प्लान्ड है। मामलात इतने सादा नहीं हैं, मामलात इंतहाई पेचीदा हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है लोगों की कि इमरान खान को मुतनाज़ा बनाना तो आता है, मुतनाज़ा, लेकिन वो सिर्फ अपनी बुनियाद पर नहीं बना रहा। भाई उनको तो पता चल गया है, खान साहब को भी पता चल गया है कि पता मेरा भी साफ है फिलहाल, और उन साहब को भी पता चल गया है कि मैं नहीं बन रहा, ठीक है ना, और उनको बिल्कुल कन्वे कर दिया गया है कि कुछ भी हो जाए ये नहीं बन रहे, ठीक। लेकिन अभी तक निगोशिएशन, और ये हामिद मीर साहब भी कहते हैं कि जिस दिन आज़म सवाती की वीडियो पे गालियां दे रहे थे, उसी वक्त कुछ लोग आर्मी ऑफिसर से इमरान खान की तरफ से कुछ मुज़ाकरात कर रहे थे। अब आप अंदाज़ा तो करें कि ऊपर कंटेनर में गालियाँ, यही वही जैसे DGISI साहब ने कहा था कि जी ये रात को मिलते हैं छुप छुप के पर्दों के पीछे, दिन को कंटेनर पे चढ़ के उनको गालियाँ देते हैं। अब आप अंदाज़ा तो करें, दिन को उनको गद्दार कहते हैं, जानवर कहते हैं, मीर सादिक कहते हैं, मीर जाफ़र कहते हैं, और रात को ये उनको छुप छुप के मिलते हैं। ये खान साहब की अभी तक भी वही तीनत है, और वही रूटीन जारी है, और वही सारा सिलसिला जारी है। आप समझ आ गया आपको प्लान क्या है? प्लान यही है कि मुतनाज़ा किस तरह से बनाया जाए, उनको मुतनाज़ा। भाई इनके भी तो मुतनाज़ा सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कुछ करप्शन की फाइलें पहुंच गई हैं कुछ टेबल्स पर, कुछ और बहुत सारी चीज़ें पहुंच गई हैं, तो इन्होंने भी तो वो फाइलें बहुत सारों की इकट्ठी की हुई थी, क्योंकि जहां जिस मकाम पे ये थे उस मकाम से बहुत कुछ इन्होंने, आपको पता है वो तैयार किए हैं डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। तो ये असल में फड्डा और असल में लड़ाई भाई अब छुपी नहीं है, उस इदारे के अंदर की है। असल में मुसीबत यहीं पड़ी है, असल में ये मसला हुआ है। और जनरल बाजवा साहब, वो आपको पता है, अब मैं उनको क्या कहूँ, कुछ लोग कहते हैं शरीफ सा बंदा है, कुछ लोग कहते हैं कमज़ोर बंदा है, कुछ लोग कहते हैं उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, वो खैर वो आपको पता है, मैं पहले भी बहुत कुछ बोल चुका हूँ। लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद क्या जो वो पहले नंबर वाले साहब हैं जिन्होंने पिंकी की करप्शन पकड़ के भी दी थी, तो उन पर सबका इत्तफाक है? ये सवालिया निशान है। उन पर क्या सबका इत्तफाक है या कोई और कुछ और चाह रहे हैं? अगर यही सबका उसी पर इत्तफाक हुआ और वो लेटर प्रेसिडेंट तक गया, प्रेसिडेंट की जुर्रत ही नहीं है कि उसको रोक सके। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट उसको रोकता है, उस लेटर को, अल्टीमेट लेटर को, तो फिर कुछ मुझे दाल में काला नज़र आता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं बाद में बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।